अगर आप इंडिया में पीएचडी करना चाहते हो तो आपने सीएसआईआर नेट जेआरएफ एग्ज़ाम, यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा क्योंकि इंडिया में ये 2 बहुत बड़े एग्ज़ाम होते हैं जो पीएचडी करने वाले बच्चों को फेलोशिप प्रोवाइड करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एग्ज़ाम है जो पीएचडी करने वाले बच्चों को फेलोशिप देते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता। जैसे आपका डीबीटी जेआरएफ, आईसीएआर जेआरएफ, आईसीएमआर जेआरएफ, डीआरडीओ जेआरएफ, गेट का एग्ज़ाम होता है, आपकी डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप, उसके अलावा एएसआरबी का एग्ज़ाम होता है जो नेट के लिए होता है, एंड एक एग्ज़ाम होता है आपका जेईई बीआईएलएस एग्ज़ाम। उसके अलावा कुछ विमेंस के लिए विमेन साइंटिस्ट स्कीम्स होती हैं, जैसे विमेन साइंटिस्ट स्कीम ए, विमेन साइंटिस्ट स्कीम बी। तो बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं जिनके बारे में हमें इतना आइडिया नहीं होता और हम कंफ्यूज होते हैं क्या इसमें भी उतनी ही फेलोशिप मिलती है जितनी आपकी यूजीसी नेट या सीएसआर नेट जेआरएफ में मिलती है, और कितना इसका टाइम पीरियड होता है, क्या इसमें जेआरएफ एसआरएफ दोनों मिलते हैं, एचआरए मिलता है या नहीं मिलता, कंटिजेंसी कितनी मिलती है। तो ये बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। सो हाई एवरीवन, माई सेल्फ पूजा, आई एम ए पीएचडी स्कॉलर एंड दिस इज द 4th ईयर ऑफ माई पीएचडी। एंड आज की वीडियो में हम इन सब एग्जाम्स के बारे में डिटेल में देखेंगे कि कौन सा एग्जाम कब होता है, कितनी फेलोशिप मिलती है, कौन इस एग्जाम को करवाता है, क्या एज लिमिट होती है। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले। तो सबसे पहले हम सीएसआर की बात करते हैं। तो सीएसआर एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है जिसका नाम है जॉइंट यूजीसी सीएसआर नेट एग्जाम। ये जो एग्जाम है आपका वो साल में 2 बार होता है, एक आपका जून जुलाई के आसपास होता है और एक आपका दिसंबर में होता है, और इस एग्जाम को एनटीए कंडक्ट करवाता है। इस एग्जाम की जो एलिजिबिलिटी है वो मास्टर्स की होती है, यानी कि आपने एमएससी कर रखी हो, एम फार्मा कर रखा हो, एम टेक किया हो आपने, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। उसके साथ साथ जो 4 ईयर बीएससी प्रोग्राम होते हैं वो वाले बच्चे भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, जैसे आपका बी फार्मा, बी टेक, आपका एमबीबीएस का एग्जाम हो गया। उसके अलावा इंटीग्रेटेड जो बीएससी वाले बच्चे होते हैं वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। इस एग्जाम से जो आपको फेलोशिप मिलती है वो 2 फॉर्म्स में मिलती है। फर्स्ट आपका जेआरएफ होता है जो पीएचडी के 2 ईयर्स होते हैं स्टार्टिंग के, उनमें आपको जेआरएफ मिलता है जिसकी अमाउंट 37,000 होती है। उसके अलावा जो आपके लास्ट के 3 ईयर्स बच जाते हैं उसमें आपको एसआरएफ मिलता है जिसकी अमाउंट जो होती है वो 42,000 होती है। ये जो फेलोशिप है उसके अलावा आपको एचआरए भी मिलता है, प्लस में कुछ कंटिजेंसी की अमाउंट भी मिलती है। कंटिजेंसी की जो अमाउंट होती है वो यूजीसी एंड सीएसआर में डिफरेंट होती है, जिसकी बात मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में की है। तो अगर आपको कंटिजेंसी के बारे में जानना है तो आप मेरी पहले वाली वीडियोस को देख सकते हो, आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा। इस एग्जाम की जो वैलिडिटी होती है वो 3 ईयर्स की होती है। मतलब जो आपका अवार्ड लेटर होता है एग्जाम का, उसमें जो डेट मेंशन होती है उससे आप 3 साल तक किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह में पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। अगर वो डेट निकल जाती है तो उसके बाद आपकी जो फेलोशिप है वो वेस्ट हो जाएगी। मतलब 3 इयर्स के बाद आपको कोई भी फेलोशिप नहीं मिलेगी। तो अगर आपको फेलोशिप चाहिए तो आपको इन 3 सालों में ही एडमिशन लेना पड़ेगा पीएचडी में, और जैसे आप पीएचडी में एडमिशन लोगे आपको वो फेलोशिप मिलनी स्टार्ट हो जाती है। दूसरा जो एग्जाम है वो है डीबीटी जेआरएफ एग्जाम। तो ये जो डीबीटी जेआरएफ एग्जाम है इसको आरसीबी कंडक्ट करवाती है, जो है आपकी रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी। इस एग्जाम की जो एलिजिबिलिटी होती है वो मास्टर्स एंड बैचलर्स दोनों होती है। मतलब मास्टर्स में आपने एम टेक, एम फार्मा, एमएससी या फिर एमबीबीएस किया हो, और बैचलर्स में आपने बीई, बी टेक, बी फार्मा चीजें की, तो आप ये एग्जाम दे सकते हो। इस एग्जाम में जो एलिजिबिलिटी होती है मार्क्स की, मतलब आपने मास्टर्स या बैचलर्स जो भी चीज करी है उसमें आपके कितने % ऑफ मार्क्स हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो हर एग्जाम में डिफरेंट होता है। जैसे सीएसआईआर में जो मास्टर्स वाले बच्चे होते हैं उनके लिए 55% का क्राइटेरिया होता है, और जो बैचलर्स वाले बच्चे होते हैं उनके लिए 75 का क्राइटेरिया होता है। सेम ऐसे ही डीबीटी में जो क्राइटेरिया है वो 60% का हो, चाहे आप मास्टर्स में हो चाहे आप बैचलर्स में हो, दोनों में ही वो जो क्राइटेरिया होता है वो 60% का होता है। तो ये एक डिफरेंस है जो आने वाले एग्जाम्स में भी अलग होगा कि आपका जो परसेंटेज क्राइटेरिया वो कितना। उसके साथ साथ एक एज रिलैक्सेशन का भी क्राइटेरिया होता है। जैसे सीएसआईआर में 30 इयर्स का क्राइटेरिया होता है और उसके साथ 5% का रिलैक्सेशन होता है रिजर्व्ड एंड विमेंस कैंडिडेट के लिए। वैसे ही जो डीबीटी है उसमें भी एज का क्राइटेरिया होता है कि आप किस एज तक इस एग्जाम को दे सकते। तो वो जनरल कैंडिडेट के लिए 28 इयर्स का होता है, और रिजर्व्ड एंड विमेन कैंडिडेट के लिए वो डिफर करता है। तो आप एज क्राइटेरिया उनकी वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हो कि कितनी एज क्राइटेरिया, वो हर एग्जाम के लिए डिफरेंट होता है। जैसे सीएसआईआर के लिए डिफरेंट है, डीबीटी के लिए डिफरेंट है, वैसे अदर एग्जाम्स में थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है एज का क्राइटेरिया, तो वो आप चेक कर सकते हो अपनी एज के अकॉर्डिंग। अब जो ये डीबीटी का एग्जाम है जब ये क्लियर होता है तो उस टाइम पे 2 कैटेगरी में बच्चों को डिवाइड किया जाता है, एक होती है कैटेगरी 1, एक होती है कैटेगरी 2। तो जो कैटेगरी 1 के बच्चे होते हैं उनका जेआरएफ क्वालिफाई होता है, मतलब उनको फेलोशिप मिलेगी जो भी डीबीटी उनको प्रोवाइड करेगी। बट जो कैटेगरी 2 के बच्चे होते हैं उनको कोई पीएचडी के लिए जेआरएफ फेलोशिप नहीं मिलती। तो जो कैटेगरी 2 वाले बच्चे होते हैं उनको कोई फेलोशिप तो नहीं मिलती, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स में आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो। उसके बाद एक स्पेसिफिक अमाउंट आपको हर महीने मिलेगी, और आपका जो रिसर्च का एक्सपीरियंस होता है वो काउंट होता है उन प्रोजेक्ट्स का। अगर आप किसी रिसर्च वाली फील्ड में जाना चाहते हो तो वो जो एक्सपीरियंस है वो आगे जाके आपकी हेल्प करने वाला है। और डीबीटी जेआरएफ की जो वैलिडिटी होती है वो 2 इयर्स की होती है। मतलब जिस दिन आपका अवार्ड लेटर आता है
उस डेट से आप 2 साल के बीच में किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर किसी इंस्टीट्यूट में पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। अगर 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद आपकी जो फेलोशिप है वो वेस्ट हो जाती है, आपको दोबारा से वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा और फिर एडमिशन लेना पड़ेगा। और ये जो डीबीटी का एग्ज़ाम है वो साल में 1 बार होता है और ये अप्रैल और मई के आस-पास होता है। अब हम बात कर लेते हैं डीबीटी जेआरएफ की फेलोशिप कितनी मिलती है। तो जो डीबीटी जेआरएफ है वो भी 2 फॉर्म में आपको फेलोशिप प्रोवाइड करता है। एक होता है आपका जेआरएफ, एक होता है एसआरएफ। जेआरएफ में आपको 37,000 पर मंथ मिलता है, एसआरएफ में आपको 42,000 पर मंथ मिलता है। और फेलोशिप के साथ-साथ आपको एचआरए प्लस कंटिजेंसी भी मिलता है। अब ये जो कंटिजेंसी की अमाउंट होती है ना, ये वेरी करती है। सीएसआर में अलग होती है, डीबीटी में अलग होती है और बाकी एग्जाम्स में वो अलग होती है। तो जब आप एनरोल करोगे पीएचडी में तो इन सारी चीज़ों का आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे आपकी जो डीबीटी है उसमें जो कंटिजेंसी है वो 50,000 पर ईयर मिलती है। ये सारी जो चीज़ें थी वो पीएचडी वाले बच्चों के लिए थी। लेकिन जब डीबीटी एग्जाम आप क्लियर करते हो ना, तो उसके साथ-साथ कुछ डीबीटी एसोसिएटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, आप उनमें भी एनरोल कर सकते हो। वो बेसिकली पोस्ट डॉक्टरेट के लिए होते हैं। मतलब अगर आपकी पीएचडी कंप्लीट हो गई और आप पोस्ट डॉक करना चाहते हो तो आप इन प्रोजेक्ट्स में भी एनरोल कर सकते हो। इसके लिए एक डीबीटी आरए ऑनलाइन पोर्टल होता है, आप जाके उस पर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद सिलेक्शन के लिए स्क्रीनिंग प्लस इंटरव्यू, ये दोनों चीजें होती हैं। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद आपको पोस्ट डॉक्टरेट में भी एक फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है। उस फेलोशिप की अमाउंट लगभग 50,000 के आसपास होती है। हर महीने आपको 50,000 रुपीज मिलेंगे। उसके साथ आपको एचआरए प्लस में आपकी कंटिजेंसी भी प्रोवाइड की जाती है। और पोस्ट डॉक के लिए जो एज लिमिट होती है वो 40 to 45 ईयर्स की होती है। नेक्स्ट एग्जाम है JEEE-BILS। ये होता है आपका जॉइंट ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बायोलॉजी एंड इंटरडिसिप्लिनरी। ये जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाता है बाई NCBS एंड TIFR। अगर आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आप सारे इंस्टीट्यूट्स में तो एडमिशन नहीं ले सकते। एक लिस्ट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की अवेलेबल है, आप सिर्फ उन्हीं इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो और वो बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी रिसर्च वाले इंस्टीट्यूट है। जैसे आपका बोस इंस्टीट्यूट हो गया, IISER के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, उसके अलावा जो टिफर के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद में, इन सब में आप एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जिनमें आप इस एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। उसकी जो लिस्ट है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हो। जो भी आपका इंटरेस्ट का इंस्टीट्यूट है आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। जितने भी इंस्टीट्यूट उस लिस्ट में होते हैं वो सारे के सारे पीएचडी प्रोवाइड करते हैं। बट एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है NIBMG, वो जो इंस्टीट्यूट है वो आपको पीएचडी प्रोवाइड नहीं करता। बट आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो उसमें आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में एनरोल कर सकते हो। पीएचडी के साथ साथ ये जो इंस्टीट्यूट हैं वो इंटीग्रेटेड MSc प्लस पीएचडी करवाते हैं, जिसमें आपकी दोनों ही डिग्री एक साथ कंप्लीट हो जाती है। और MSc एंड पीएचडी के लिए जो इंस्टीट्यूट हैं वो है आपका TIFR, IISER, बोस इंस्टीट्यूट और NIBMG इंस्टीट्यूट। इस एग्जाम को देने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी मास्टर्स एंड बैचलर्स दोनों में होती है। तो मास्टर्स में आप MSc, MTech, M-Pharma या MBBS किया हो तो आप एलिजिबल होते हो, एंड बैचलर्स में आपने BSc, B.Tech, B-Pharma ये सारी चीजें की है तो आप एलिजिबल हो। अब हम बात कर लेते हैं फेलोशिप की कि कितनी फेलोशिप अमाउंट आपको इस एग्जाम के थ्रू मिलती है। तो पीएचडी वाले बच्चों के लिए अलग अमाउंट होती है एंड MSc PhD वाले बच्चों के लिए अलग अमाउंट होती है। अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेते हो तो जेआरएफ आपको 32,000 मिलेगा पर मंथ एंड एसआरएफ आपको 42,000 मिलेगा पर मंथ। उसके साथ साथ आपको एचआर एंड कंटिजेंसी भी मिलती है। एंड अगर आपने इंटीग्रेटेड MSc PhD में एडमिशन लिया है तो उसकी जो अमाउंट होती है फेलोशिप की वो डिफर करती है डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने NCBS टिफर या फिर टिफर हैदराबाद में एडमिशन लिया है तो उसकी जो अमाउंट होती है वो MSc के फर्स्ट ईयर में 16,000 होती है, MSc के सेकंड ईयर में 25,000 होती है, एंड जैसे आपका PhD में इंक्रीमेंट होता है तो उसके बाद आपकी जो अमाउंट है वो 28,000 हो जाती है। उसके साथ साथ आपको एचआरए एंड कंटिजेंसी भी प्रोवाइड करते हैं। एंड अगर आपने टिफो मुंबई में एडमिशन लिया है तो जो MSc का फर्स्ट ईयर है उसमें जो अमाउंट होती है वो 25,000 होती है, एंड MSc के सेकंड ईयर में वो जो अमाउंट है वो 37,000 हो जाती है। और जब आप PhD में चले जाते हो तो वो अमाउंट 42,000 हो जाती है, प्लस में एचआरए एंड कंटिजेंसी भी आपकी इंक्रीज होती है। और ये जो एग्जाम है वो दिसंबर के आसपास होता है, हर साल में एक ही बार होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम है वो है ICMR JRF। ये जो एग्जाम है वो जून और सितंबर के आसपास होता है और साल में एक ही बार होता है। इस एग्जाम को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कंडक्ट करवाती है और हर साल वो 150 स्टूडेंट्स को फेलोशिप प्रोवाइड करती है इस एग्जाम के थ्रू, जिसमें से जो 120 स्टूडेंट होते हैं वो लाइफ साइंस के होते हैं और जो 30 स्टूडेंट होते हैं वो सोशल साइंस के होते हैं। और इस एग्जाम में भी डीबीटी की तरह दो मेरिट लिस्ट निकलती हैं, एक आपके होते हैं जेआरएफ वाले बच्चों के लिए जो पीएचडी में जिनको फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है, और दूसरे होते हैं वो बच्चे जो आईसीएमआर एग्जाम के थ्रू किसी भी आईसीएमआर का जो प्रोजेक्ट होता है उसमें अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। तो टोटल हर साल 250 बच्चे होते हैं जिनको आईसीएमआर सेलेक्ट करता है, 150 बच्चों को वो फेलोशिप प्रोवाइड करता है और जो बाकी के 100 बच्चे हैं उनको वो प्रोजेक्ट में एनरोल करवाता है। तो जो पीएचडी वाले बच्चे हैं उनकी जो वैलिडिटी है एग्जाम की वो 6 मंथ की होती है, मतलब जिस दिन आपका बोर्ड लेटर आता है उससे आप 6 महीने के अंदर
अंदर अंदर किसी ना किसी इंस्टीट्यूट में या यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो, उसके बाद नहीं ले सकते। और जो प्रोजेक्ट वाले बच्चे होते हैं उनकी 2 ईयर की वैलिडिटी होती है, 2 साल में किसी न किसी आईसीएमआर के फंडेड प्रोजेक्ट में एडमिशन लेना होता है। इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स की होती है, मतलब यहाँ पे बैचलर्स वाले बच्चे एलिजिबल नहीं होते। अगर आपने मास्टर्स की हुई है किसी बेसिक साइंस में या फिर किसी प्रोफेशनल कोर्स में, तभी आप इस पेपर को दे सकते हैं। इसकी जो एज लिमिट होती है वो जनरल के लिए 28 ईयर होती है, उसके बाद रिलैक्सेशन होती है, ओबीसी के लिए 3 ईयर होती है और एससी एसटी के लिए 5 ईयर होती है। अब हम बात कर लेते हैं फेलोशिप के अमाउंट की। तो आईसीएमआर भी 2 फॉर्म्स में फेलोशिप प्रोवाइड करता है, एक आपका जेआरएफ होता है, एक एसआरएफ होता है। 2 साल आपको जेआरएफ मिलता है 37,000 एंड 3 साल आपको एसआरएफ मिलता है 42,000। उसके साथ साथ आपको एचआरए एंड कंटीजेंसी भी प्रोवाइड की जाती है। कंटीजेंसी के अमाउंट पर ईयर 20,000 रुपीज होती है, हर साल आपको 20,000 रुपए मिलते हैं एज ए कंटीजेंसी। नेक्स्ट जो फेलोशिप है वो है डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप। ये फेलोशिप डीएसटी के थ्रू दी जाती है, जो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इस फेलोशिप की जो एलिजिबिलिटी होती है वो बाकियों से डिफरेंट होती है, क्योंकि इसके लिए कोई एग्जाम नहीं होता। ये फेलोशिप उन बच्चों को दी जाती है जो फर्स्ट रैंक होल्डर होते हैं, मतलब आपने अपने मास्टर्स में पहली रैंक ली है, मतलब आप गोल्ड मेडलिस्ट हो अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के, तो आपको ये फेलोशिप दी जाती है। इसमें जो मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया होता है वो 70% है, मतलब आपकी फर्स्ट रैंक होनी चाहिए और मिनिमम आपकी जो परसेंटेज है वो 70 होनी चाहिए। अगर आप फर्स्ट रैंक होल्डर हो बट आपकी जो परसेंटेज है वो 70 से कम है, तो भी आपको ये फेलोशिप नहीं मिलेगी। अगर आपको डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप चाहिए तो आपके पास गोल्ड मेडल का अवार्ड लेटर होना चाहिए, एंड इसकी भी एक स्पेसिफिक वैलिडिटी होती है कि इतने टाइम तक ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते। तो वो डीएसटी के साइट पे अवेलेबल होते हैं, आप वहां से चेक कर सकते हो, वो चेंज होती रहती है विद टाइम। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फेलोशिप की। तो ये फेलोशिप भी 5 साल के लिए दी जाती है। जो आपकी पीएचडी के स्टार्टिंग के 2 ईयर्स होते हैं उस टाइम पे आपको जेआरएफ मिलता है, जो है 37,000 अमाउंट। लास्ट के जो 3 ईयर्स है उसमें आपको एसआरएफ मिलता है एज ए 42,000 रुपीज। उसके साथ साथ इसमें एचआरए प्लस कंटीजेंसी भी प्रोवाइड होती है। इसकी जो कंटीजेंसी की अमाउंट होती है वो लगभग 20,000 रुपीज होती है पर एनम। जो नेक्स्ट एग्जाम है वो है आईसीएआर एग्जाम। ये जो एग्जाम है वो एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए करवाया जाता है। जिन्होंने अपनी मास्टर्स एग्रीकल्चर में किया है वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। इसमें जो फेलोशिप है वो 5 इयर्स के लिए दी जाती है। आपके जो पीएचडी के 2 साल होते हैं उसमें आपको एज ए जेआरएफ 37,000 मिलती है, एंड जो लास्ट के 3 इयर्स है उसमें आपको एसआरएफ 42,000 मिलती है, प्लस में एचआरए एंड कंटीजेंसी भी प्रोवाइड की जाती है। ये जो एग्जाम है वो लगभग जुलाई के आसपास होता है, तो आप उस टाइम पे चेक कर सकते हो। नेक्स्ट जो एग्जाम है वो है डीआरडीओ जेआरएफ। ये डीआरडीओ के थ्रू ही कंडक्ट करवाया जाता है इंडिया में। ये एग्जाम साल में एक बार होता है, जनवरी और फरवरी के आसपास ये एग्जाम होगा, तो आप उस टाइम पे चेक कर सकते हो। इस एग्जाम के थ्रू भी 2 कैटेगरीज में बच्चे सेलेक्ट होते हैं, एक आपके पीएचडी के लिए होते हैं और एक प्रोजेक्ट के लिए होते हैं। तो जो पीएचडी वाले बच्चे स्टार्टिंग के पीएचडी में 2 इयर्स इनको जेआरएफ मिलता है 37,000, एंड जो लास्ट के 3 ईयर है उस टाइम पे एसआरएफ मिलता है 42,000, प्लस में एचआरए एंड कंटीजेंसी मिलती है। और दूसरी कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं वो डिफरेंट डीआरडीओ के इंस्टीट्यूट जो ऑल ओवर इंडिया प्रेजेंट है वहां पे प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंड उनको एक स्पेसिफिक अमाउंट वहां पे मिलती है हर महीने। नेक्स्ट जो एग्जाम है वो है बार्क का एग्जाम, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये एग्जाम लगभग मार्च एंड अप्रैल के पास होता है और ये एग्जाम भी साल में एक ही बार होता है। बट इसमें अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो उसके साथ साथ आपको इंटरव्यू भी देना पड़ता है। अगर आपका एग्जाम प्लस इंटरव्यू दोनों क्वालिफाई हो जाते हैं उसके बाद ही आपको पीएचडी में किसी भी टाइप की कोई फेलोशिप दी जाती है। और इस एग्जाम को देने के बाद अब बार्क जो इंस्टीट्यूट है वहां पे जाके काम कर सकते हो, वहां पे जाके पीएचडी कर सकते हो। इस एग्जाम की वैलिडिटी सिर्फ इस बार्क इंस्टीट्यूट में होती है, आप इसके थ्रू किसी और इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले सकते। अगर आप बार्क में पीएचडी करना चाहते हो तो आप वहां पे जाके इस एग्जाम को दो, उसके बाद आप वहां पे पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। एग्जाम के थ्रू जो फेलोशिप मिलती है वो भी 5 साल के लिए मिलती है। स्टार्टिंग के 2 इयर्स आपको जेआरएफ मिलता है और जो लास्ट के 3 इयर्स होते हैं वो आपको एसआरएफ मिलता है। इसकी जो फेलोशिप है वो जेआरएफ में 37,000 और एसआरएफ में 42,000 होती है। बट ये टोटली डिपेंड करता है उस इंस्टीट्यूट पे, कितना उसके पास फंड है उसके अकॉर्डिंग इस फेलोशिप को वो ज्यादा या कम कर सकता है। इसके साथ साथ आपको एचआरए प्लस में कंटीजेंसी की भी एक अमाउंट प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट जो फेलोशिप है वो है विमेंस के लिए, विमेन साइंटिस्ट स्कीम। इसमें 2 स्कीम होती हैं, स्कीम ए एंड स्कीम बी। इसके अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, आप उनकी वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हो कि क्या क्राइटेरिया होता है। ये जो फेलोशिप है वो 2 तरीके से दी जाती है, पीएचडी के लिए दी जाती है और पोस्ट डॉक के लिए दी जाती है। तो जो पीएचडी की फेलोशिप है वो 31,000 पर मंथ होती है, एंड जो पोस्ट डॉक की फेलोशिप होती है वो 55,000 पर मंथ होती है। इन दोनों की जो एलिजिबिलिटी है और एज क्राइटेरिया होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम है वो है आपका गेट का एग्जाम, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग। अब गेट के 2 एग्जाम होते हैं, एक लाइफ साइंस वाले बच्चों के लिए होता है, एक बायोटेक वाले बच्चों के लिए होता है।
और इस एग्जाम की जो वैलिडिटी होती है वो 2 इयर्स की होती है। जिस दिन आपका स्कोर कार्ड आता है उसके बाद आप 2 इयर्स तक एडमिशन ले सकते हो पीएचडी में। और गेट की जो फेलोशिप होती है वो सिर्फ आईआईटी एंड एनआईटी में एडमिशन के लिए होती है। मतलब अगर आपके पास गेट का स्कोर कार्ड है तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले सकते, आप सिर्फ आईआईटीज एंड एनआईटीज में एडमिशन ले सकते हो। सिर्फ वही इंस्टीट्यूट हैं जो आपको फेलोशिप प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो गेट के स्कोर कार्ड को वैलिडेट करते हैं। मतलब अगर आपके पास गेट का स्कोर कार्ड है तो आप उन जगहों पे जाके एडमिशन ले सकते हो, बट वो आपको कोई फेलोशिप प्रोवाइड नहीं करेंगे। अगर आपको गेट के थ्रू फेलोशिप चाहिए तो आपको आईआईटीज या एनआईटीज में ही एडमिशन लेना पड़ेगा। एंड अगर आप किसी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो उसके बाद वो आपको कोई फेलोशिप नहीं देते, सिर्फ आप पीएचडी कर सकते हो बट आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी। अगर आप गेट के थ्रू आईआईटीज या एनआईटीज में एडमिशन लेते हो तो आपको 2 साल जेआरएफ मिलता है जो है 37,000 एंड 3 साल एसआरएफ मिलता है जो है आपका 42,000 रुपीज। उसके साथ साथ आपको कंटिजेंसी भी मिलती है और एचआरए भी मिलता है। और जो कंटिजेंसी की अमाउंट होती है वो 20 से 30,000 रुपीज तक की होती है। एंड जो आपकी कंटिजेंसी है वो ईयरली होती है, मतलब 20 to 30,000 आपको ईयरली मिलते हैं। हर फेलोशिप में ये ईयरली ही होती है, हर महीने कंटिजेंसी नहीं मिलती। इन सब फेलोशिप के अलावा भी 2 फेलोशिप होती है जो हाई पे अमाउंट की होती है। एक होती है आपकी पीएमआरएफ फेलोशिप, दूसरी होती है एसपीएम फेलोशिप। तो सबसे पहले हम पीएमआरएफ फेलोशिप को देखते हैं। ये कैसी फेलोशिप होती है जो आपके पीएचडी में एडमिशन मिलने के बाद मिलती है। मतलब जब आप पीएचडी में एडमिशन ले लेते हो उसके बाद आप इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। पीएचडी में एडमिशन के बाद आप एक प्रोजेक्ट लिखते हो, उसको सबमिट करते हो, देन उस प्रोजेक्ट को चेक किया जाता है और उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि आपको फेलोशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। और उसके लिए एक इंटरव्यू भी होता है। इस फेलोशिप की जो अमाउंट होती है वो पीएचडी के फर्स्ट और सेकंड ईयर में 70,000 होती है, थर्ड ईयर में वो 75,000 होती है और 4 और 5th ईयर में वो 80,000 होती है। तो हर ईयर आपकी जो पीएचडी की फेलोशिप है वो इंक्रीज होती जाती है। उसके साथ साथ 2 लाख रुपीज आपको एनुअल दिए जाते हैं आपके रिसर्च के लिए। फेलोशिप तो मिलती ही मिलती है, उसके साथ साथ 2 लाख रुपए आपको और दिए जाते ताकि आप अपनी रिसर्च में और ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सको। जो 2 लाख रुपए होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के लिए होते हैं। जो फेलोशिप है वो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो अपने पर्सनल यूज के लिए, बट ये जो 2 लाख रुपए हैं वो सिर्फ आपको अपनी रिसर्च पे ही खर्च करने होते हैं। एंड दूसरी जो फेलोशिप है वो है एसपीएम फेलोशिप। ये जो फेलोशिप है वो सीएसआईआर देता है। अगर आप सीएसआईआर का एग्जाम देते हो और अगर आप टॉप रैंक में आते हो तो जो टॉपर्स होते हैं, जो 30 स्टूडेंट्स होते हैं टॉप के, उनको सीएसआईआर ये फेलोशिप देता है। इस फेलोशिप के लिए एक इंटरव्यू भी होता है। आपका सीएसआईआर का एग्जाम तो आपने क्वालिफाई कर लिया, बट उसके बाद अगर आप टॉपर हो तो उसमें आपको एक इंटरव्यू भी देना होता है अलग से। तब डिसाइड किया जाता है कि आपको ये फेलोशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये फेलोशिप भी 5 साल के लिए होती है। स्टार्टिंग के पीएचडी के जो 2 साल होते हैं उस टाइम पे आपको जेआरएफ मिलता है और जेआरएफ की अमाउंट 43,000 होती है। और जो लास्ट के 3 इयर्स होते हैं उस टाइम पे आपको एसआरएफ मिलता है और एसआरएफ की अमाउंट 50,000 होती है। साथ में आपकी जो कंटीजेंसी की अमाउंट होती है वो भी बहुत हाई होती है। एक साल में आपको 70,000 रुपीज मिलते हैं कंटीजेंसी के। एक नॉर्मल सीएसआईआर एस्पिरेंट को 20,000 रुपीज मिलते हैं एज ए कंटीजेंसी, बट एसपीएम फेलोशिप के थ्रू जो सीएसआईआर का कैंडिडेट होता है उसको 70,000 रुपीज कंटीजेंसी मिलती है जिसको वो अपनी रिसर्च के लिए खर्च कर सकता है। एंड लास्ट एंड फाइनल एक एग्जाम होता है एएसआरबी नेट। तो ये एग्जाम नेट के लिए होता है। मतलब जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। ये यूजीसी नेट एंड सीएसआईआर नेट की तरह ही वैलिडेट होता है। उसमें जैसे आपका नेट का एग्जाम होता है जिससे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेम अगर आपका एएसआरबी का एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बट बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि एएसआरबी एग्जाम को देने के बाद हमें कोई पीएचडी के लिए फेलोशिप मिलती है या नहीं मिलती, क्या सिर्फ हमारा नेट ही क्वालिफाई होता है? तो इस एग्जाम से सिर्फ आपका नेट क्वालिफाई होता है, आपको किसी भी तरीके की कोई फेलोशिप प्रोवाइड नहीं की जाती। अगर आप एग्रीकल्चर से हो, पीएचडी करना चाहते हो तो उसके लिए जो एग्जाम है वो है आईसीएआर, जिसके बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ। तो आपका वो एग्जाम होता है, आप उस एग्जाम को दो, अपना क्वालिफाई करो और उसके बाद पीएचडी के लिए आपको फेलोशिप मिलेगी। बट एएसआरबी एग्जाम से कोई फेलोशिप नहीं मिलती। ये नेट का एग्जाम होता है, जैसे आपका यूजीसी नेट होता है और सीएसआईआर नेट होता है वैसे ही आपके ये नेट का एग्जाम होता है। इस एग्जाम के जो बच्चे होते हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक वो बच्चे जिनकी कट ऑफ नेट क्लियर करती है, दूसरे वो बच्चे होते हैं जो डिफरेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे एसएमएस, एसटीओ, ये बहुत सारी पोस्ट होती है एग्रीकल्चर फील्ड में। अगर आप इन पोस्ट पे जाना चाहते हो तो उसके लिए एग्जाम आपको देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। और इन पोस्ट के लिए एक इंटरव्यू भी होता है, तो वो इंटरव्यू भी आपको क्लियर करना पड़ता है। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि मैंने हर चीज अच्छे से समझाई होगी, आपको अच्छे से समझ आई
आई है। एंड अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूं एंड आपका डाउट क्लियर करूं। एंड जो भी बच्चे इन सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच, बाय।